नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम। आप सभी प्यारे दोस्त कैसे हैं? आशा है बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम बिंदास होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। उसके बाद अपने सेशन को हम लोग शुरू करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। सभी प्यारे दोस्तों को प्यारे परिवार आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। अपने लक्ष्य को दिन भर आप लोग याद करते होंगे और उसके लिए आप काम कर रहे होंगे, उसके लिए आप मेहनत और कोशिशें कर रहे होंगे। तो एक दिन आपका जो आप टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। अपने गोल को आप ज़रूर अचीव कर पाओगे, ऐसा मेरा आप सभी के लिए आशीर्वाद है। तो चलिए भाई अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्यारे दोस्तों डिजीज़। तो कल की क्लास में मैंने आपको कुछ डिजीज़ के बारे में बताया था। आज हम वायरल डिजीज़ से कुछ बीमारियां हैं जिनको करेंगे कंप्लीट। ठीक है, विषाणु जनित रोग। तो ट्रिक मैं आपको कल बता चुकी थी विषाणु जनित रोगों को याद करने की। ठीक है, विषाणु जनित रोग जैसे हमने बात करी थी कि ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पर छापो, तो वो आप लोगों ने अच्छे से सारी बीमारियों को देखा। इसमें सबसे पहली बीमारी थी भाई एड्स। एड्स के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो पेपर में आ जाते हैं। जैसे एड्स जो होता है इसकी फुल फॉर्म तो आप लोग बताते हो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये होती है भाई एड्स की फुल फॉर्म। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किसकी फुल फॉर्म होती है? तो आप कहते हो एड्स की फुल फॉर्म है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हो जाती है अर्जित प्रतिरक्षा। हिंदी में अर्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। ठीक है, अपूर्णता संलक्षण। तो इस बीमारी में होता क्या है भाई? एड्स में एड्स का कोई लक्षण नहीं होता है। एड्स बीमारी में हमारी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है बेटा, और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। अर्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, ये होती है एड्स की फुल फॉर्म। एड्स किसके कारण होता है दोस्तों? आपको पता है, वायरस से। एड्स को फैलाने वाले वायरस का क्या नाम होता है? एड्स किस वायरस के कारण फैलता है? एड्स को फैलाने वाला वायरस होता है HIV। HIV वायरस होता है जो एड्स फैलाता है। मैम HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पर भी इसकी फुल फॉर्म आपको पेपर में आ सकती है। तो एड्स एक बीमारी है जिसमें हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए एड्स की फुल फॉर्म हो जाती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लेकिन मैम एड्स किसकी वजह से होता है? तो एक विषाणु की वजह से। उस विषाणु का नाम होता है HIV। मैम HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि मानव, हिंदी में बोलते हैं बेटा मानव प्रतिरक्षा, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। ठीक है, अपूर्णता संलक्षण। तो ये हो जाती है अपूर्णता विषाणु, ये हो जाती है HIV की फुल फॉर्म। ठीक है, ये HIV वायरस की फुल फॉर्म। अच्छा, ये HIV वायरस हमारे शरीर में जब जाता है तो हमारी कौन सी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है? कौन सी सेल को ये टारगेट करता है? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये HIV जो होता है, आप लोग बताओगे यहाँ पर कि HIV जो होता है ये T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को, T4, या इस पॉइंट को हम पीछे लिख लेते हैं ना, यहाँ पर आगे लिख लेते हैं यहाँ पर कि भाई HIV जो होता है, HIV वायरस, हम लोग बताएंगे कि HIV विषाणु शरीर की कौन सी कोशिकाओं को नष्ट करता है? शरीर की सहायक, जो भाई सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को, T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है। लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करता है।
तो ये एक ऐसा वायरस है भाई जो आपके शरीर में क्या करता है, आपकी हेल्पर T4 लिम्फोसाइट, सहायक T4 लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है। और यही आपके शरीर को रोगों से बचाने वाली कोशिकाएं हैं। ये आपकी WBC का पार्ट होती है, वाइट ब्लड है ये एक तरीके की, वाइट ब्लड सेल। तो इन्हीं को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब यही आपको सुरक्षा दे रही है, यही खत्म हो गई तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हो फिर। तो ये क्या करता है, इट टारगेट, ये किसको टारगेट करता है, तो आपको पूछेगा इट टारगेट हेल्पर T4 लिम्फोसाइट, हेल्पर T4 लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये हेल्पर T4 लिम्फोसाइट सेल होती है, उनको ये क्या करता है भाई, टारगेट करता है। ठीक है, ये जो वायरस होता है। अब HIV की जांच के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कराते हैं, ये भी पेपर में आ जाता है कि अगर किसी को लग रहा है कि उसको HIV है, एड्स है, तो उसको कराना चाहिए एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट कराना चाहिए भाई, एलिसा। ठीक है, तो एलिसा परीक्षण जो होता है वो किसके लिए होता है, तो एलिसा परीक्षण होता है एड्स की जांच के लिए। ये पूछा जा सकता है, एलिसा कराते हैं एक तो, और दूसरा कराते हैं भाई वेस्टर्न ब्लॉट, दूसरा परीक्षण कराते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट। तो दूसरा हम लोग कौन सा परीक्षण कराएंगे, वेस्टर्न ब्लॉट कराएंगे। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक और टेस्ट होता है जिससे एड्स का पता चल सकता है, PCR। एक और टेस्ट हो सकता है भाई PCR। अब PCR ये पुलिस की वैन नहीं है कि पुलिस की गाड़ी को भी कहते हैं ना PCR आ गया है, तो ये पुलिस की गाड़ी नहीं है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको कहते हैं हम लोग PCR। तो PCR की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया, ये होती है भाई इसकी फुल फॉर्म। तो ये तीनों परीक्षण हैं, दीज 3 टेस्ट आर डन फॉर टू डिटेक्ट एड्स। ये 3 टेस्ट एड्स की जांच के लिए किए जाते हैं बेटा, समझ में आ गई बात। तो ये चीजें आप लोगों को पेपर में पूछी जा सकती हैं, है ना भाई, है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ जी, ये जो आप लोग बताते हो कि ये जो HIV होता है, बिल्कुल इसको हम लोग रेट्रोवायरस भी कहते हैं। HIV का एक और नाम है कि भाई इसको रेट्रोवायरस के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रो विषाणु भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं HIV को। तो बिल्कुल सही बात। तो कभी कभी ये रेट्रोवायरस के नाम से भी आ जाता है। हिंदी में अलग आएगी फुल फॉर्म, इंग्लिश में अलग आएगी। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगली बीमारी की तरफ भाई। और वायरस से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं जहां से क्वेश्चन आता है, तो भाई रेबीज से या डेंगू से। पहले डेंगू पढ़ेंगे, डेंगू से क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेंगू नाम की बीमारी होती है, डेंगू से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, डेंगू, तो जो डेंगू नाम की बीमारी होती है इससे क्वेश्चन आ सकता है कि डेंगू कैसे होता है दोस्तों। तो जब हम डेंगू नाम की बीमारी की बात करते हैं तो ये भी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। तो डेंगू के बारे में तो तुमने सुना होगा, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, आ जाओ अब आगे, रहने देते हैं, अब पढ़ लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जब बरसात का मौसम आता है तो डेंगू होता है। क्यों होता है, क्योंकि डेंगू को करने वाला वायरस एक्टिव हो जाता है। डेंगू को करने वाला वायरस होता है अरबो वायरस। कितने का आता है बेटा, अरबों का आता है ये वायरस, अरबो वायरस। डेंगू को करने वाला वायरस होगा अरबो विषाणु। तो कौन सा वायरस है जो डेंगू करता है, तो आपने कहा अरबो विषाणु। ठीक है, अब ये जो अरबो वायरस है ना, ये किसके अंदर रहता है। ठीक है, साउंड बहुत कम है बेटा। मैंने पहली क्लास में आपको बायोलॉजी के चैप्टर बताए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपने पहली क्लास देखो बेटा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं आपको। ठीक, आपको पता चल जाएगा कि वही वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सिलेबस मैंने आपको बताया है पहली क्लास में, मैं घर से निकल आया, ठीक है किताब भी उठा लाया। ठीक, अभी जिंदा हूँ तो पढ़ लेने दो, कोई ना कोई पेपर क्लियर कर लेने दो, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। बरसात के मौसम में
तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया और अपनी किताब भी उठा लाया, और अभी जिंदा हूं तो पढ़ लेने दो और पेपर क्लियर कर लेने दो, सिलेक्शन मुझे लेने दो। ठीक है, आओ अब देखो ये जो अरबो वायरस है भाई, ये किसके पास रहता है? तो ये जो अरबो वायरस है ये रहता है एक मच्छर के पास। ठीक है, यानी कि आपको डेंगू का कारक पूछ लिया जाता है कि डेंगू रोग को फैलाने वाला वेक्टर कौन होता है। डेंगू रोग हमारे अंदर एक वायरस से होता है, लेकिन ये वायरस किसके अंदर रहता है? तो आप बताते हो कि ये वायरस रहता है मादा मच्छर के पास। तो मादा मच्छर, कौन सी मादा मच्छर है ना, कौन सी मादा मच्छर? आप लोग कहोगे कि भैया एक मादा मच्छर होती है मादा एडीज इजिप्टी, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर होती है। ठीक है, उसी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। इस मच्छर के काटने से डेंगू क्यों होता है? क्योंकि ये मच्छर लेकर घूमती है इस अरबो वायरस को। ठीक है, ये अरबो वायरस को क्या करने लगती है, ये लेकर घूमती है, और ये जब हमें काटती है हमारा खून पीती है। आप जानते हो ना, खून पीने का काम महिलाओं का होता है, लड़की मच्छर है बिल्कुल। खून लड़कियां ही पीती हैं, लड़के खून नहीं पीते। लड़के कूड़े करकट को खाते हैं, जो लड़के मच्छर होते हैं। लड़की मछलियां जो होती हैं वो खून पीती हैं भाई। ठीक है, तो अब ये देखो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर होती है जो हमारा खून पीकर हमें डेंगू करती है। फीमेल एडीज इजिप्टी, ये पेपर में आ सकता है, फीमेल एडीज इजिप्टी। ठीक है, अब ये जो एडीज इजिप्टी मच्छर है ना, ये टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानी जाती है। इसी को कहते हैं टाइगर मॉस्किटो। ठीक है, टाइगर मॉस्किटो इसको कहते हैं। चीता मच्छर कहते हैं इसको, क्योंकि ये चीते की समान नजर आती है। जैसे चीते पर धारियां होती है ना, वैसे इस पर धारियां होती हैं, तो इसको चीता मच्छर भी कहते हैं। अच्छा, डेंगू रोग के अंदर जो प्रभावी अंग होगा वो कौन सा होगा? प्रभावी अंग या प्रभावी कोशिकाएं। तो इस बीमारी के अंदर हमारे शरीर में जो अफेक्टिव ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा भाई? अफेक्टिव ऑर्गन या अफेक्टिव सेल्स, कभी भी आपको पूछे आप बताते हो अफेक्टिव ऑर्गन तो होता है हड्डियां। ये बीमारी हड्डियों को टारगेट करती है, आपकी हड्डियों में दर्द होता है। ठीक है, और अफेक्टिव कोशिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना डेंगू के अंदर, प्लेटलेट्स जो होती हैं जिनको हम बिम्बाणु कहते हैं, बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स, हिंदी में बिम्बाणु, इंग्लिश में प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं? घटती चली जाती है डेंगू के अंदर। फिर बकरी का दूध पिलाया जाता है, ग्लोए पिलाई जाती है। तो इस बीमारी में हड्डियां आपकी प्रभावित होती हैं, और साथ में आपकी कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो घटती हैं? प्लेटलेट। इसीलिए डेंगू को हम लोग कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं डेंगू को। ये हड्डी तोड़ बुखार है, ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हों। इसको कहते हैं बोन क्रैकिंग फीवर। बोन क्रैकिंग फीवर इसको हम लोग कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। मतलब इसमें हड्डियों में बड़ा दर्द होता है, ऐसा लगता है हड्डियां टूट रही हों। तो डेंगू के बारे में इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? एचआईवी कैसे होता है बेटा? एचआईवी एड्स होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सीरीज के जरिए, इंजेक्शन की जो सीरीज होती है, अगर वही इंजेक्शन की सीरीज कई लोगों को लगाई जाए और उनमें से किसी एक को एड्स है तो आपको एड्स हो सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज के जरिए, अपने पार्टनर के साथ वफादार रहो। अगर हम किसी एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में रहते हैं तो एड्स हो सकता है। माता से बच्चे को हो सकता है ब्लड के माध्यम से, जो माता के पेट में बच्चा पल रहा है उसमें वही ब्लड जाएगा मम्मी वाला। अगर मम्मी को एड्स है तो बच्चे को हो सकता है। ठीक है, और ब्लड डोनेशन से, रक्त आदान से। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आप लोग 18+ हो, आप जानते हो। ठीक है, चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अगली बीमारी है भाई रेबीज, जो वायरस से आपको पूछी जाती है, रेबीज। तो रेबीज से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। रेबीज कैसी बीमारी है? बहुत बार ऑप्शन में मिलता है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो ये विषाणु से होता है रेबीज। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर होता है भाई? वायरस के कारण। ये बीमारी भी हमारे अंदर विषाणु करता है। और कौन सा विषाणु है जो हमारे अंदर रेबीज करता है? तो रेबीज नाम की जो बीमारी है इसको करने वाला वायरस होता है रिबडो वायरस। ठीक है, कौन सा भाई? रिबडो विषाणु। कौन सा वायरस ये काम करता है? रिबडो विषाणु। तो रिबडो वायरस होता है जो ये काम करता है। ठीक है, रिबडो वायरस। तो ये वायरस जो होगा ये हमारे अंदर करता है रेबीज। अच्छा, रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों।
हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज को किस नाम से जाना जाता है? रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। क्लियर? तो रेबीज जो होता है इस बीमारी का एक और नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डरना। तो जल से डर लगता है दोस्तों, जल से डर, व्यक्ति पागल हो जाता है और पानी देखकर उसको डर लगता है बेटा। तो ये होगा फियर ऑफ वाटर। ठीक है, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है। ठीक है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, पानी से डर लगता है। तो रेबीज वाला जो बंदा है वो क्या कहेगा कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, पानी से लगता है। तो दोस्तों रेबीज वाले व्यक्ति को पानी से डर लगता है, वो पानी नहीं पीता, पानी नहीं पिएगा तो प्यासा मर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, पागल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। ये जो रेबीज होता है ये रिब्डो वायरस से होता है। और मैम ये जो रिब्डो वायरस होता है ये किसके अंदर रहता है? तो रेबीज भी आपको कारक के द्वारा होती है ये बीमारी भी। ये बीमारी भी वेक्टर से फैलती है। वेक्टर बोले तो इसके अंदर, इस बीमारी में आपके शरीर के अंदर ये जो वायरस पहुंचता है वो कुछ कारकों के माध्यम से पहुंचता है। कौन कौन से कारकों के माध्यम से पहुंचता है? ठीक है कि अच्छा जी, हाँ जी खुशी जी, तो ये पहुंचता है कुत्ते बिल्ली के काटने से। ठीक है, तो रेबीज के कारक कौन कौन होते हैं? तो वही भोब्बो। क्लियर? भोब्बो कौन करता है? डॉग्स। क्लियर? और बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, क्या मैं घर के अंदर आऊं, नामोसी तुम अंदर नहीं आना। ठीक है, तो कैट यानी बिल्ली, बिल्ली के काटने से होगा। ठीक है, चमगादड़, चमगादड़ जो होती हैं बैट्स, उनके काटने से भी हो जाता है। ठीक है, बंदर मामा पहन पजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले, तो बंदर के काटने से भी होगा भाई। सिर पर टोपी गले में बोतल, हाथ में ले रूमाल चले, तो बंदर काटने से, बंदर के भी काटने से रेबीज होता है। ठीक है, भेड़िया अगर आपको काट ले, जंगल में आप कहीं जा रहे हो और आपको मिल गया भेड़िया, ठीक है, वुल्फ मिल गया, तो आपको हो सकता है, उसने आपको काटा तो हो सकता है रेबीज। आपको चालाक लोमड़ी मिल गई प्यारे दोस्तों और आपने उसको अंगूर खिला दिए तो लोमड़ी कहेगी दत्त तेरी की, अंगूर तो खट्टे हैं, है ना, अंगूर तो क्या है प्यारे दोस्तों, खट्टे हैं। तो लोमड़ी क्या करती है, ये भी हमारे अंदर रेबीज कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुत्ता बिल्ली चमगादड़ बंदर भेड़िया लोमड़ी, इन जंगली जानवरों के काटने से हमारे अंदर क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। ठीक है, इन सब के काटने से रेबीज होगा क्योंकि इन सब जानवरों की लार में, इन सब जानवरों की जो सलाइवा होती है उसमें रहता है ये वायरस। तो ये वायरस कहाँ रहता है? तो आप बताओगे लार में रहता है, इन सब जानवरों की लार में रहता है ये वायरस जो होता है, सलाइवा के अंदर मिलता है ये वायरस, रिब्डो वायरस। और लार से ये क्या करता है प्यारे दोस्त, आपके शरीर में चला जाता है। जैसे कुत्ते ने काट लिया, हाँ वैसे तो कुत्ते के मुंह में लार, वो आपके खून में चली गई, तो रेबीज हो सकता है। ठीक है, रेबीज का प्रभावी ऑर्गन कौन सा होता है? तो रेबीज होती है इसका इफेक्टिव ऑर्गन। भाई यहाँ पर भी प्रभावी अंग बताओ, प्रभावी अंग, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। इफेक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा भाई? इफेक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो पूरा सिस्टम ही हिल जाता है दोस्तों, आपका पूरा सिस्टम हिला देता है रेबीज। तंत्रिका तंत्र आपका पूरा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है, यानी पागल हो जाते हैं, पागल कुत्ते की तरह पागल हो जाते हैं, दौरे पड़ते हैं और मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका टीका भी लगवाया जाता है भाई, रेबीज का टीका। अब रेबीज का टीका आपको पेपर में पूछा जाएगा कि रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो रेबीज से बचाव के लिए लगाते हैं रेबीज का टीका। बाहर कुत्ते को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी और वो देखो भौंकना शुरू कर दिया, रेबीज का टीका। ठीक है, तो रेबीज वैक्सीनेशन, जो रेबीज वैक्सीनेशन है इसको किसने बनाया था, ये आपको पेपर में पूछेगा कि भाई रेबीज से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो रेबीज से बचाव के लिए लगाई जाती है रेबीज वैक्सीनेशन। तो इसको किसने बनाया था? तो इसको लुईस पाश्चर ने बनाया। किसने दोस्तों? लुईस पाश्चर।
तो ये पूछता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने करी, तो लुईस पाश्चर ने बनाया था रेबीज का टीका। क्लियर? तो आप बताओगे वॉज मेड बाय लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर ने बनाया था भाई, ठीक है, लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर ने क्या किया था, रेबीज का टीका बनाया था, ठीक है, लुईस पाश्चर। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब चलते हैं आगे की तरफ, और अगली बीमारी जो आपको वायरस से होने वाली पूछ ली जाती है, वो पूछ लिया जाता है चेचक। चेचक पूछ लिया जाता है, जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स। चेचक, स्मॉल पॉक्स। वैसे तो भारत से अब जा चुकी है ये बीमारी, भारत में अब नहीं है ये बीमारी, ठीक है। तो इस बीमारी का भी आपको वायरस के कारण ये बीमारी होती है, विषाणु से होती है भाई चेचक। हमारे अंदर कैसे होता है चेचक? वायरस के कारण। अब वायरस कौन सा होता है, तो आप बताते हो वेरीसेला वायरस, ठीक है, वेरियोला, ठीक है। कौन सा वायरस भाई? वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस होता है जो हमारे अंदर करता है चेचक नाम की बीमारी, वेरियोला। हवा के माध्यम से फैलती है ये बीमारी, और इस बीमारी से बचाव के लिए भी टीका बनाया था। तो प्रथम टीका इसी बीमारी से बचाव के लिए भी बना था, प्रथम टीका बनाया था, ठीक है। इसी बीमारी से बचाव के लिए कौन सा टीका बना था? सबसे पहला टीका इसी बीमारी से बचाव के लिए बना था, चेचक से, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीनेशन इसी बीमारी से बचाव के लिए बनी थी, फर्स्ट वैक्सीनेशन, ठीक है। तो कौन सा टीका था भाई फर्स्ट वैक्सीनेशन? किस बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहला टीका बना था? ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो आप बताते हो कि चेचक से बचाव के लिए सबसे पहला टीका बना था। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था, एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? सबसे पहला टीका बनाया था भाई एडवर्ड जेनर ने। यहाँ पर 19, आप लोगों को याद रखना है ईयर भी, 1796 था ईयर, तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो इस सन में सबसे पहला टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने, वॉज मेड बाय एडवर्ड जेनर। इसीलिए एडवर्ड जेनर को हम लोग एक नाम से जानते हैं, एडवर्ड जेनर को कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता। तो ये जो एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट थे ना, इनको कहते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। समझ में आई बात दोस्तों? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप बताओगे एडवर्ड जेनर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने चेचक से बचाव के लिए सबसे पहला टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता। चेचक अब भारत से जा चुकी है, क्योंकि इसके ये जो टीके हैं ये काम कर गए और बच्चों को अब ये नहीं निकलती, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलती थी और खतरनाक तरीके से निकलती थी, ठीक है भाई। रेबीज किसी भी कुत्ते के काटने से, हाँ जी, किसी भी कुत्ते के काटने से हो सकता है, और ये परसेंटेज बढ़ जाती है जब कोई कुत्ता पागल हो तो, ठीक है। क्लियर है ना? चलो, रेबीज के टीके का नाम यही था, रेबीज का टीका। रेबीज वैक्सीनेशन ही बोलते थे इसको बेटा। रेबीज के लिए जो टीका लगता था वो थी रेबीज वैक्सीनेशन। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि अगली बीमारी है भाई पोलियो। अगली बीमारी है जो वायरस से आती है, पोलियो। तो पोलियो रोग भी अब भारत से जा चुका है। तो पोलियो भी आप लोग जानते हो ये एक बीमारी थी। किसके कारण होता था पोलियो भी? वायरस के कारण। तो पोलियो रोग को करने के लिए भी विषाणु जिम्मेदार होता है बेटा, वायरस। ये बीमारी भी वायरस के कारण होती थी, और इस बीमारी को करने के लिए एंट्रोवायरस था जो जिम्मेदार था, ठीक है। एंट्रोवायरस, या जिसको हम लोग कई बार पोलियो वायरस भी बोल देते हैं, ठीक है। एंट्रोवायरस या पोलियो वायरस, ठीक, पोलियो वायरस। तो यही वायरस था जो करता था इस बीमारी को, एंट्रोवायरस या पोलियो विषाणु। क्लियर? अब ये वायरस कहाँ रहता था? तो ये वायरस गंदे पानी में रहता है बेटा, और जब बच्चे गंदे पानी के कांटेक्ट में आते थे तो ये वायरस उन बच्चों के शरीर में चला जाता था। तो ये कहाँ रहता है? दूषित जल में रहता है, दूषित जल, गंदे पानी के अंदर, इम्प्योर वाटर में
ये वायरस रहता है। ठीक है। अच्छा, वायरस को जनन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायरस जो होते हैं ये जब अपनी संख्या को बढ़ाएंगे तो संख्या बढ़ाते हैं ये किसी भी होस्ट के अंदर जाकर। अब होस्ट कौन हो सकता है? कोई भी जंतु हो सकता है, कोई भी पौधा हो सकता है, हम हो सकते हैं, ये सब। ठीक है। हाँ, तो ये एंट्रोवायरस रहता है पानी में और बच्चों के अंदर चला जाता है पानी से, फिर बच्चों के शरीर में जाकर करता है अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू, तो बच्चे हो जाते हैं फिर इसका होस्ट। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि मैम आप आईपीएस ऑफिसर से रिटायर हो ना? हाँ कहाँ सुन लिए बात तुमने? रिटायर भी हो गई मैं? अरे भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात सुन लिया कहीं से। चलो आओ अब आगे बात करते हैं कि ये जो ये होता है पोलियो, इसका प्रभावी अंग भी आपको पूछा जाता है। पोलियो का भी प्रभावित अंग आपको पूछा जाएगा, अफेक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ भी पूरा का पूरा सिस्टम ही हमारा हिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अफेक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इस बीमारी में भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें भी लकवा जैसा मार जाता है तो हमारी तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित होता है पोलियो रोग के अंदर। ठीक है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होते हैं बेटा। वायरस ना तो जिंदा है ना निर्जीव, ये दोनों के बीच की कड़ी है। ये हमारे शरीर में जाकर जिंदा हो जाएंगे और पानी में हवा में निर्जीव रहेंगे, तो ये क्या हो जाते हैं बेटा? सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? बीच के जीव होते हैं। क्लियर है ना? अब चलते हैं आगे और अब हम लोग बात करते हैं कि पोलियो के लिए भी टीके बने हैं बेटा। पोलियो भारत से क्यों जा चुका है? क्योंकि पोलियो के भी टीके सरकार ने बहुत अच्छे से बच्चों को लगाए हैं। तो पोलियो वैक्सीनेशन से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो का टीका, तो पोलियो के टीके से भी क्वेश्चन आते हैं। पोलियो का टीका, तो पोलियो का जो टीका होता है इससे भी क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो आप लोग याद रखना कि जो पोलियो का टीका है ये दो होते हैं। पहला होता है ओपीवी। ओपीवी, ओपीवी की फुल फॉर्म होती है ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। ओरल पोलियो वैक्सीनेशन यानी ऐसी वैक्सीनेशन जो मुंह से पिलाई जाती है। आती है ना 2 बूंद जिंदगी की पिलाने वाली, 2 बूंद जिंदगी की, जो आपने भी पी होगी, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती हैं। ठीक है, ये 5 साल तक पिलाई जाती हैं प्यारे दोस्त, क्योंकि पोलियो 5 साल तक ही होता है। ठीक है, के बच्चों को दी जाती है, तो ये 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीनेशन कितने साल तक के बच्चों को दी जाती है? 5 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन होते हैं, 5 ईयर चिल्ड्रन को ये दी जाती है। समझ में आ गई बात? तो 5 साल तक के बच्चे ही पोलियो की जो इंजेक्शन है या वैक्सीनेशन उनको लेते हैं, क्योंकि पोलियो 5 साल तक ही होने की संभावना रहती है, उसके बाद बच्चों में इम्यूनिटी बन जाती है इस बीमारी से लड़ने की। ठीक है, अब ये जो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन है, मैम इनको किसने बनाया ये पूछ लेता है। ओरल पोलियो टीका, ओरल पोलियो टीके को किसने बनाया? ओरल पोलियो टीके का जो इन्वेंशन किया था वो करा था, आप बताते हो किसने? सॉबिन ने बेटा, साबिन नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, सॉबिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। ठीक है, अच्छा दूसरा, इसकी दूसरी होती है वैक्सीनेशन जिसका नाम है पोलियो वैक्सीनेशन, जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है बच्चों को, इंजेक्शन लगाकर दी जाती है। ठीक है, पोलियो वैक्सीनेशन। तो दूसरी वैक्सीनेशन क्या है? पोलियो का टीका। तो जो ये पोलियो का टीका है इसको किसने बनाया? तो आप बताते हो जोनास सोल्क ने बनाया। किसने? जोनास सोल्क। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पोलियो का टीका किसने बनाया? तो जोनास सोल्क ने बनाया। ठीक है, तो इसको किसने बनाया था? जोनास सोल्क ने। वॉज मेड अप ऑफ, ठीक है, आप बताएंगे वॉज मेड अप ऑफ, मेड वॉज मेड बाय जोनास सोल्क। तो ये किसने बनाया? जोनास सोल्क ने बनाया। ठीक है,
चलो तो भाई जल्दी से बताओ, टेटनस का कोई इलाज नहीं है। टेटनस का बेसिकली जब आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए जब चोट लगती है कभी, ठीक है, ठीक है, तो इंजेक्शन उसका इलाज है, बस इंजेक्शन लगवाना चाहिए और वैक्सीनेशन उसकी लगती है बच्चों में। चलो ठीक है, ठीक है, समझ नहीं आया। एक बच्चा क्या कह रहा है कि सामने क्या खुरते हो आप, क्लियर नहीं आया, बट समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हो। मीनू आप क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? चलो आओ, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब ये वायरस से इतनी बीमारियां हैं जिन पर आपको डिटेलिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब चलते हैं हम कुछ और बीमारियों की तरफ जो कि आपको बहुत कम पूछ ली जाती हैं। जैसे कुछ अन्य रोग, आपको कभी पूछ ले कि कुछ अन्य रोग होते हैं, अदर डिजीजेज, ठीक है, कुछ अदर डिजीजेज होती हैं। जैसे आपको पूछ ले कि भाई जो मीना माता नाम की बीमारी होती है, मीना माता, ये कैसे होती है मीना माता? तो इनका बस नाम आता है बेटा, मीना माता। ये किस तत्व की कमी से होती है? तो आप कहते हो कि पारे की कमी से होती है, पारे की कमी के कारण। कि भाई मीना माता रोग किसकी वजह से होता है? तो बताओगे डेफिशिएंसी ऑफ मरकरी। तो जो मरकरी होती है ना, पारा, जिसका सिंबल Hg होता है, तो जब ये पारे की अधिकता के कारण, सॉरी कमी नहीं, अधिकता, आपके शरीर में जब पारे की अधिकता हो जाती है, ठीक है, एक्सेसनेस हो जाती है, ठीक है, या मोर अमाउंट ऑफ मरकरी, जब आपके शरीर में मरकरी बहुत ज्यादा हो जाता है तो तब मीना माता रोग हो जाता है, ठीक है, मीना माता रोग। अब दूसरी बीमारी पूछ लेता है इटाई नाम की बीमारी पूछ लेता है कि मैम ये कैसे होती है इटाई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि जो इटाई जिसमें किडनी खराब हो जाती है, मीना माता में आपका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, बट ये नहीं पूछता कि क्या इफेक्टिव होगा, सिर्फ ये पूछता है कि कौन से तत्व की अधिकता से बीमारी हो जाती है। इटाई हो जाती है कैडमियम की अधिकता के कारण, कैडमियम। तो जब आपके शरीर में कैडमियम की अधिकता हो जाती है, कैडमियम भी एक धातु होती है बेटा, तो कैडमियम की अधिकता के कारण क्या हो जाता है बेटा? मीना माता रोग हो जाता है, ठीक है। तो आप बताओगे मोर अमाउंट ऑफ कैडमियम। तो हमारे शरीर में जब कैडमियम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कैडमियम, तो तब हमारे शरीर में हो सकता है क्या, आप बताते हो यहाँ पर इटाई रोग। ऐसे चीज़ें आपको पूछ ली जाती हैं। एक होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आप लोगों ने सबने सुना है, स्वाइन फ्लू। तो ये जो स्वाइन फ्लू है ना, ये आपको वायरस के कारण होता है। स्वाइन फ्लू कैसे होता है? वायरस के कारण, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विषाणु। तो स्वाइन फ्लू किससे होता है, ये छांटने को आएगा, आप आंसर करोगे वायरस के कारण। और इसका वायरस होता है H1N1। H1N1 वायरस होता है स्वाइन फ्लू का। इसमें हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, जैसे कोरोना में होते थे। सब जानते हैं कोरोना किसके कारण होता है, ठीक है ना? एक क्लियर। छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं, बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल। इनके नाम हिंदी में आपको अलग लगेंगे और इंग्लिश में अलग, ठीक है। अब 4th नंबर पर एक होता है बर्ड फ्लू। एक बीमारी होती है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ लेता है। तो जो बर्ड फ्लू नाम की बीमारी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो बर्ड फ्लू को कहा जाता है, ये भी विषाणु से होती है, बर्ड फ्लू भी, ये पक्षियों में होती है, बर्ड फ्लू वायरस से होती है। मैम इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं H5N1। तो बर्ड फ्लू का नाम होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू का नाम होता है H1N1, ठीक है। ये आपको सब पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। पोलियो के टीके के आविष्कारक पूछे जाते हैं बेटा, ठीक, क्लियर। तो ये एक्स्ट्रा बीमारियां भी आपको पेपर में आएंगी, इनका सिर्फ शॉर्ट टर्म में आपको चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे प्रोटोजोअल डिजीज। अब बात करते हैं प्रोटोजोअल डिजीजेस, यानी प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है। प्रोटोजोआ भी वायरस और बैक्टीरिया की तरह छोटे जीव होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये मिट्टी में, पानी में, कच्ची सब्जियों में पाए जाते हैं। तो जब आप मिट्टी के अंदर खेलते हैं, है ना, कच्ची सब्जियां खा लेते हैं,
अच्छे से बिना धोए फल सब्जियां खा लेते हैं, तो ये प्रोटोजोआ आपके शरीर में बीमारी करते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को भी याद करने की एक ट्रिक आप लोग याद रखोगे। ट्रिक है DM, PK सिंह। तो DM तो सभी जानते हो, DM है, DM का नाम है PK सिंह, DM PK सिंह। तो D से बनता है डायरिया। तो बस इतना याद रखना है कि डायरिया कैसे होता है, तो बताओगे डायरिया प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो पेपर में आएगा कि मलेरिया कैसे होता है। तो मलेरिया किसी वायरस से नहीं होता, मलेरिया किसी बैक्टीरिया से नहीं होता, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। तो सर्दी खांसी ना लवेरिया हुआ, ये गया यारो इसको मलेरिया हुआ। तो मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजोआ से। फिर है भाई पायरिया, आपको पूछेगा कि पायरिया जो दांत में लग जाता है, पायरिया, तो पायरिया भी कैसे होता है आप बताओगे, ये भी होता है प्रोटोजोआ के कारण। उसके बाद है कालाजार, ठीक है, कालाजार नाम की बीमारी, कालाजार। तो कालाजार जिसमें पूरा शरीर काला हो जाता है, बुखार आता है इसमें एक, तो कालाजार नाम की बीमारी भी कैसे होती है आप बताएंगे, प्रोटोजोआ से। और लास्ट में है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, लास्ट में है भाई स्लीपिंग सिकनेस। तो ये स्लीपिंग सिकनेस भी कैसे होती है, जिसको कहते हैं निंद्रा रोग। तो ये निंद्रा रोग भी होता है प्रोटोजोआ की वजह से। तो यहाँ पर आपको जो ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है वो मलेरिया इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। बाकी ऑप्शन में आएगा कि कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, तो इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में दिया हो बताना, ये सब प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। विजडम टीथ निकल रहा है मैम, बहुत पेन हो रहा है, बिल्कुल होगा पेन, ठीक है। सर्दी खांसी ना लवेरिया हुआ, हाँ जी। तो आ जाओ अब हम मलेरिया की बात करते हैं। तो मलेरिया से 2-4 पॉइंट हैं जो आपको पेपर में आते हैं, ठीक है। मलेरिया, प्यारे दोस्तों, जो मलेरिया नाम की बीमारी होती है, ये बीमारी हमारे अंदर प्रोटोजोआ से होती है। कई बच्चे सोचते हैं मलेरिया बैक्टीरिया से होता है, तो नहीं, मलेरिया वायरस से होता है, बिल्कुल नहीं, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। कैसे होगा, प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, क्लियर। तो कैसी बीमारी है, प्रोटोजोवल डिजीज, ठीक है, ये प्रोटोजोवल डिजीज है, प्रोटोजोआ से होती है बीमारी, ठीक। अब ये जो प्रोटोजोआ होता है कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ, ये भी पूछ लेता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण होती है, क्लियर। तो ये बीमारी किसके कारण होती है आप बताते हो, प्लाज्मोडियम के कारण, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो कौन से प्रोटोजोआ के कारण होती है ये, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण। अब ये जो प्लाज्मोडियम है मैम, ये भी एक मच्छर के अंदर रहता है भाई, ये जो प्लाज्मोडियम है ये भी एक कारक के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है, एक मच्छर के अंदर रहता है ये प्लाज्मोडियम भी। तो उस मच्छर के काटने से हमारे शरीर में ये प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है, ठीक है, उस मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक। H5N1 होता है बर्ड फ्लू, जो कि पक्षियों में होती है बीमारी, ठीक है, बर्ड फ्लू। ऐसे पक्षी को खाने से हमारे अंदर भी बीमारी हो सकती है, उल्टी दस्त हो जाते हैं। इस बीमारी का कारक होती है मादा मच्छर। मैंने कहा मादा ही मच्छर काटती हैं आपको, खून पीती हैं, तो मादा एनोफिल्स मच्छर, मादा एनोफिल्स मच्छर होती हैं, मादा एनोफिल्स मच्छर, ठीक है। फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, ये करती है हमारे अंदर मलेरिया, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, ये हमारे अंदर मलेरिया करती है, ठीक है, ये आपको पूछेगा। अच्छा, ये जो आपको मलेरिया करने वाला प्लाज्मोडियम होता है, या ये मादा मच्छर जब काट लेती है, जब मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया के इलाज के लिए एक दवा पूछी जाती है पेपर में, मलेरिया के इलाज के लिए एक दवा आती है बेटा, पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि कौन सी मेडिसिन है जो मलेरिया के उपचार में दी जाती है। उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों कुनेन, उस मेडिसिन का नाम होता है कुनेन, ठीक है। कुनेन नाम की जो दवा होती है ये दी जाती है मलेरिया के उपचार में। अच्छा, कुनेन कहाँ कैसे बनाई जाती है, तो ये सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है,
सिनकोना वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से ये प्राप्त होती है, छाल से बनती है। तो ये दवाई कैसे बनती है पूछा जाता है, आप बताते हो। सिनकोना एक पेड़ होता है बेटा, उस पेड़ की जो छाल होती है ना, उस छाल से बनता है ये कुनेन नाम की दवा। तो फ्रॉम सिनकोना ट्री, ठीक है, फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, ऐसे लिखना, फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, ठीक है, सिनकोना ट्री। तो सिनकोना ट्री की जो छाल होती है ना, उससे बनाई जाती है कुनेन नाम की दवा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मलेरिया से उपचार के लिए एक दवा दी जाती है, उस दवा का नाम क्या है? उस दवा का नाम होता है कुनेन, ठीक है। और ये कैसे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है किससे प्यारे दोस्त? सिनकोना पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है। तो मलेरिया के बारे में ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगली बीमारी की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि मैम और कौन सी बीमारी है। तो भाई जैसे कालाजार नाम की बीमारी है, कालाजार, कालाजार रोग का आपको कारक पूछा जा सकता है पेपर में, कि कालाजार रोग भी प्रोटोजोवा से होता है भाई, इसमें पूरा शरीर काला पड़ जाता है, बुखार होता है, ठीक है। इसका कारक आपको पूछा जाएगा कि इस बीमारी के अंदर कौन है जो प्रोटोजोवा को हमारे शरीर में लेकर जाता है। तो बताओगे आप, बालू मक्खी, बालू मक्खी होती है बेटा इस मक्खी, इस बीमारी का कारण बालू मक्खी, जिसको कहते हैं सैंड फ्लाई। ये सैंड फ्लाई हमें काट लेती है और हमारे अंदर हो जाता है कालाजार रोग। तो कालाजार रोग का कारक कौन सी मक्खी होती है? तो बताते हो बालू मक्खी। वैसे ही आपको पूछा जाएगा निंद्रा रोग, ये जो निंद्रा रोग होता है, ठीक है, निंद्रा रोग जो अभी मैंने बताया, निंद्रा रोग जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। मैम इस रोग का कारक कौन होता है? स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी किसके कारण होती है? इस रोग का कारक भी आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो इस रोग का कारक भी एक मक्खी होती है, इसीलिए इन दोनों मक्खियों से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी है, इस रोग को करने वाला जो कारक है ये होती है सीसी मक्खी, ये होती है दोस्तों सीसी मक्खी, ठीक है, सीसी फ्लाई। तो इसी तरीके से आपको दोनों मक्खियों के नाम याद रखने हैं। सीसी मक्खी करती है आपके अंदर क्या? स्लीपिंग सिकनेस रोग, और बालू मक्खी करती है कालाजार रोग। ये दोनों मक्खियों के नाम याद रखना। दोनों मक्खी किस किस बीमारी की कारक हैं ये पूछा जा सकता है पेपर में। स्लीपिंग सिकनेस मक्खी ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, निंद्रा रोग, और इस रोग के अंदर एक मक्खी है जो हमें काट लेती है, सीसी मक्खी, उसी से हमें नींद नहीं आती, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, ये होता है, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम आगे बात करते हैं, अब लास्ट आपकी कवक जनित रोगों की, ठीक है, कवक जनित रोग। अब आपको पूछा जाएगा कि कौन सी बीमारी कवक से होती है। कवक जनित रोग, फंगल डिजीजेस, आपको पूछा जाएगा भाई फंगल डिजीजेस के बारे में। फंगल डिजीजेस, कवक जनित रोग। तो कवक जनित रोगों का जो ट्रिक है वो बन सकती है, इनकी भी ट्रिक आपको याद कर लेना। इनकी जो ट्रिक है कवक जनित रोगों को याद करने की, ये है गंजा दामाद खाए फ्रूट भाई, ठीक है, गंजा दामाद, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है, खाए फ्रूट। तो ये हो जाती है ट्रिक, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। मैम वायरस और प्रोटोजोआ में क्या डिफरेंस है? वायरस बहुत छोटे होते हैं, प्रोटोजोआ थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, जबकि प्रोटोजोआ पूर्णतः सजीव होते हैं। वायरस हर कहीं है और वायरस में कोशिका भी नहीं होती, जबकि प्रोटोजोआ पानी में, कच्ची सब्जियों में या मिट्टी में होते हैं और इनके अंदर कोशिका भी होती है, ठीक है। ये इनमें डिफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है बेटा, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे आपको। मीना माता रोग होता है मरकरी की अधिकता के कारण, है ना। लेशमेनिया डोनोवानी क्या है? ये जो प्यारे दोस्तों, ये जो कालाजार रोग है ना, कालाजार रोग को करने वाला जो प्रोटोजोआ है, कालाजार रोग को करने वाला जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ,
है ना। कालाजार रोग को करने वाले प्रोटोजोआ का नाम होता है लीशमेनिया, लीशमेनिया डोनोवानी। तो लीशमेनिया डोनोवानी जो है वो प्रोटोजोआ का नाम है बेटा, ठीक है। लीशमेनिया डोनोवानी, लीशमेनिया डोनोवानी ये प्रोटोजोआ का नाम है। और ये प्रोटोजोआ किसके अंदर रहता है? इस मक्खी में रहता है ये प्रोटोजोआ। और ये मक्खी जब हमें काट लेती है तो ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर में चला जाता है और कालाजार रोग करता है, ठीक है। ये है बेटा, क्लियर। चलो, तो कवक से होने वाली बीमारी है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। भाई गंजा से बनेगा गंजापन, गंजापन हो जाता है, सर में कवक लग जाता है, फंगस, बैलनेस आ जाती है, बैलनेस, गंजे बन जाते हैं भाई, गंजे टकलू हो जाते हैं। दमा, दमा बहुत पूछा जाता है, एस्थमा बोलते हैं जिसको। एस्थमा कैसे होता है भाई? कवक के कारण होता है, ठीक है। और कवक का नाम बताऊं? एस्परजीलस, एस्परजीलस, एस्परजीलस नाम का कवक होता है, एस्परजीलस फ्यूमिगेटस, ठीक है। एस्परजीलस फ्यूमिगेटस ये कवक का नाम है बेटा, एस्परजीलस, एस्परजीलस फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस। तो ये कवक का नाम है एस्परजीलस फ्यूमिगेटस। ये कवक हमारी सांस की नली में फंस जाता है जाकर और सांस लेने में फिर दिक्कत होती है। फिर है आगे है दाद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दाद, रिंगवॉर्म। कवक वाली बीमारियों में आपको रिंगवॉर्म बहुत ज़्यादा आता है, रिंगवॉर्म, दाद, हमारी उंगलियों के बीच में, गर्दन पे, रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, गोल 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 जैसे रिंग होती है ना, ऐसे ऐसे दाने हो जाते हैं, ऐसे 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 रिंग की शेप में दाने हो जाते हैं, यही होता है रिंगवॉर्म। तो कवक की वजह से होता है, ठीक है। आगे है खाज, खाज तो जानते हो ना, खुजली लगती है, खुजाते रहते हो, स्कैबीज, खाज, तो ये भी कवक का इन्फेक्शन होता है। और लास्ट में है एथिलीट फूट, एथिलीट फूट, ठीक है। लास्ट में है एथिलीट फूट। एथिलीट फूट आपको आ सकता है कि एथिलीट फूट नाम की बीमारी कैसे होती है, तो हम कहते हैं कवक से होती है। तो छांटने को आएगा कि कौन कौन सी बीमारी कवक से होती हैं, तो आप बताते हो ये सारी बीमारियां हमारे अंदर होती हैं कवक की वजह, ठीक है। ठीक, क्लियर, समझ में आई बात? तो ऐसे ये बीमारियों के ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, बीमारी का नाम दे देता है भाई। अक्षय बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बीमारी का नाम दे देगा, जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है। जैसे दे दिया आप लोगों को रेबीज, मीना माता, ठीक है, मलेरिया, और ऑप्शन में दे दिया हेजा। तो आपको छांटना है कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, तो हेजा होता है, हेजे पे टिक करके आ जाओगे। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी बीमारी विषाणु से होती है, तो ऑप्शन दे देगा टाइफाइड, ऑप्शन दे देगा मलेरिया, ऑप्शन दे देगा आप लोगों को कि प्यारे दोस्तों जैसे कि प्लेग, और ऑप्शन दे देगा आप लोगों को चेचक। तो आपको छांटना है कि चेचक वायरस से होती है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ, टीनिया कैपिटिस कवक है, कवक का नाम नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। सिर्फ ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। कल की क्लास में मैं आप लोगों को प्लांट के साथ जो चीज़ें हैं वो शुरू कराऊंगी, ठीक है, प्लांट के साथ चीज़ें। अच्छा, यहाँ मैं आपको 2 बीमारी और बताकर चलूंगी, 2 बीमारियों से और क्वेश्चन आ जाते हैं। आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, 2 और बीमारियां आपको पूछ लेता है। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज कौन सी होती हैं भैया? ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और मम्मी पापा से बच्चों में जाती हैं, वो होती हैं आनुवांशिक बीमारियां। जैसे एक आनुवांशिक बीमारी है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया। मैम हेमोफीलिया में क्या होता है? तो हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होगा भाई? इसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। तो हेमोफीलिया का लक्षण क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये होता है हेमोफीलिया, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन, तो भाई ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती, ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन, रक्त का थक्का नहीं जमता।
जब चोट लगती है तो 10 मिनट के अंदर खून निकलना बंद हो जाता है, लेकिन ऐसे रोगियों को जिनको हेमोफीलिया है उनके अंदर से खून निकलता ही रहता है, चोट लगने पर खून निकलता ही रहता है। इस रोग की कारक भी पूछी जाती हैं, कौन होती है? इस रोग की जो वेक्टर होती हैं वो महिलाएं होती हैं, कि ये बीमारी एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करती है, फीमेल। इस रोग की कारक कौन होती है? फीमेल, क्योंकि ये बीमारी एक्स गुणसूत्र पर होती है और एक्स को रिप्रेजेंट करती है महिलाएं, ठीक है, वाई को रिप्रेजेंट करते हैं पुरुष। तो ये बीमारी महिलाओं के अंदर, ये महिलाएं इस बीमारी की वेक्टर है। अगली बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। अगली बीमारी हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कहते हैं हम लोग वर्णांधता। वर्णांधता, दोनों ही बीमारियों के टेस्ट होंगे आपके एग्जाम में भी, जब आप एग्जाम देने जाओगे इन दोनों बीमारियों के टेस्ट होंगे, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि भाई दोस्तों इसमें हम अंतर नहीं कर पाते, ठीक है, तो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, लाल व हरे रंग में, लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, अंतर नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। नोट डिफ्रेंशिएट या नोट आइडेंटिफाई रेड एंड ग्रीन कलर, तो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, पहचान ही नहीं पाते कि ये लाल रंग है या ये हरा रंग है, पहचान नहीं पाते, ठीक है, ये होता है। और ये बीमारी, इस बीमारी की कारक भी महिलाएं होती हैं, यानी इस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम महिलाएं ही करती हैं। इस बीमारी को भी एक्स गुणसूत्र फीमेल ही इफेक्टिव करती है, एक्स, ठीक है, ये बीमारी भी एक्स गुणसूत्र पर होती है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ें आपको पूछ जा सकती हैं। क्लियर? हेमोफीलिया का टेस्ट कैसे होता है बेटा? ब्लड लेकर टेस्ट करते हैं, आपकी क्लोटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। क्लियर? विशाल बेटा एक बार और, है ना? अच्छा, एक बार और क्लास को देखेंगे बेटा और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एथलीट फुट में हमारे पैर के अंदर क्या होता है बेटा? पैर की स्किन उखड़ जाती है, पैर जो होता है पैर की स्किन उखड़ जाती है और पैर पे खुरदरा खुरदरा सा हमारा पैर हो जाता है, वो होता है एथलीट फुट नाम की बीमारी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि कैंसर कैसे होता है? बेटा कैंसर तो एक अलग बीमारी है, कैंसर नाम की जो बीमारी होती है, कैंसर जो होता है ये तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है, कैंसर का कारण होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन, ठीक है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन, यानी कि आपके शरीर के अंदर कोशिकाएं अनकंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो आपके जिस भाग की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर विभाजन करने लगे तो वहां पर हो जाता है कैंसर, कि वहां पर एक गांठ बन जाती है, कोशिकाएं एक्स्ट्रा बन जाती हैं, एक्स्ट्रा कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाएंगी तो वहां बन जाती है गांठ, उसी को कहते हैं कैंसर। अच्छा, कैंसर की जांच भी पूछ सकता है, कैंसर के लिए हम जब टेस्ट कराते हैं तो कौन सा टेस्ट कराते हैं? तो कैंसर के लिए कराते हैं बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी कराई जाती है कैंसर के लिए, कैंसर के लिए बायोप्सी टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, बायोप्सी। अच्छा, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर का अध्ययन, जब हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं ऑन्कोलॉजी, क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और जो कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं ना, वो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर के इलाज के लिए, मतलब कैंसर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पर पूछ लेगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है भाई? तो इसकी कई स्टेजेस होती हैं, तो पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी अवस्था पे इलाज हो जाता है, चौथी अवस्था पर नहीं। तो इसका इलाज होता है कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी बेटा, कीमोथेरेपी कैंसर के लिए की जाती है, कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी। तो एक थेरेपी है जिसमें दवाइयाँ आपके शरीर में भेजी जाती हैं, एक तो कीमोथेरेपी हो गई और दूसरी हो जाती है रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी,
ये हो जाती है कैंसर के लिए दी जाने वाले ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पूछी जाती हैं। बट मैम मेंस में एक्स वाई दोनों होते हैं, लेकिन जो वाई है वो रिप्रेजेंट करता है मेल को और महिलाओं को एक्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ें हैं जो आपको इस बीमारी वाले चैप्टर से याद करनी है, ठीक है बेटा। कल की क्लास में प्लांट के साथ हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और प्लांट, और उसके बाद बस आपका सिलेबस खत्म, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार और राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, सभी को टाटा, बाय बाय।